गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो काइंड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अभी से वीडियो स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क का चैप्टर है, स्टार्टिंग होगा आपका इसी से सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने 1st to 30 या 1st to 50 एटलीस्ट एलिमेंट्स के नाम, उनके केमिकल फॉर्मूलाज देखे थे और कुछ बहुत ही बेसिक केमिकल्स के IUPAC नेम या तो उनके साइंटिफिक नेम्स देखे थे। ठीक है, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड। ठीक है, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इनके क्या केमिकल नेम होते हैं, ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देख लिया। अगर आपको याद ना हो, हम्बल रिक्वेस्ट पहले वो देखो फिर ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि वो बेस है और अगर बेस क्लियर नहीं है घर बन नहीं सकता भैया, सीधी सादी बात है। टॉप करना हो तो 9th का बेस भी क्लियर चाहिए, 10th के अच्छी स्टडी के साथ, थ्रू आउट स्टडी के साथ 9th का बेस भी क्लियर चाहिए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन वो चीज़ होती है जिसमें कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और कुछ प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कुछ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे। ठीक है, हमारी मम्मी किचन में हर रोज़ केमिकल रिएक्शंस करती हैं, नमक, नींबू, मिर्च सब मिला विला के, चावल, दाल, आटा सब मिला के खिचड़ी बना देती है मम्मी। ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। मान लो प्रोडक्ट बनाने से पहले रिएक्टेंट A प्लस रिएक्टेंट B एक प्रोडक्ट दे रहा है C। ठीक है, ये साइड है LHS, ये साइड है RHS। LHS में हमेशा होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं हमेशा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं केमिकल रिएक्शन के लिखने के। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहां तक? ओके, वेरी गुड। अब एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन सिंपल से जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। और सारे ही केमिकल रिएक्शन एक बहुत बेसिक गवर्निंग लॉ से स्टार्ट और एंड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या सिखाता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें सिखाता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेरी गुड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आपके लिए लेता हूं। A प्लस बी गिव्स C। हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 प्लस ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी गैस है O2, ये देती है हमें H2O। सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों नहीं है? बेटा इसको बैलेंसिंग कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बैलेंसिंग, वो हम लोग बताएंगे उसमें। ये हो गया हमारा वाटर। A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, A प्लस बी गिव्स C। अगर ये 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, तो ये भी 10 ग्राम मिलेगा। 5 प्लस 5 10 ग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना सामान मैंने, सामग्री खाना बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए जितना चावल, मीट, मटन, चिकन, पोटैटो, टोमेटो, प्याज, जो जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ों को मिला करके जो मैंने खाना बनाया, तो आउटपुट में उतना ही खाना मिलेगा मेरे को। ठीक है, अगर सारा मेरे इंग्रेडिएंट खाने का, चावल, दाल, सब कुछ लेकर के 5-5 kg है, तो आउटपुट में मेरे को 10 किलो की बिरयानी मिल जाएगी। सिंपल। ठीक है, वैसे ही चलती है केमिस्ट्री भी। ठीक है, तो ये है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कैसे बोला जा सकता है? तो उसके लिए हमारे पास है 4 स्टेप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। 4 बातों में से अगर कोई भी एक बात हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, 4 बातों में से कोई भी एक बात या चारों ही बात हो रही है, तो कहा जाता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर मान लो A प्लस बी
गिव्स सी, ठीक है। ये गिव्स जो है ये एरो मार्क का मतलब होता है, गिव्स मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड हो रहा है, उसका मतलब ये होता है इट गिव्स, ऐसा बोलते हैं। तो गिव्स का मतलब ये एरो मार्क होता है, याद रखना, क्वेश्चंस में आपके काम आएगी ये सब छोटी छोटी चीजें। तो चार कौन सी चीजें होती हैं जिससे कि हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चे? तो सबसे पहला है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल रिएक्शन में एक और स्टेट होता है एक्वस। इन चार स्टेट्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने स्टेट का चेंज देखा है। मान लो ये गैस है, ये गैस है, और हमें मिला अगर लिक्विड, ठीक है, तो गैस प्लस गैस गिव्स लिक्विड, तो ये स्टेट का चेंज हो गया, गैस के स्टेट से लिक्विड के स्टेट में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं कोई सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करे, यहां पे सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करे, सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करके अगर हमें एक एक्वस सॉल्यूशन दे दें, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये जो बी कंपोनेंट है ना, ये और कुछ नहीं है, ये है H2O, दैट मीन्स वाटर। अगर किसी भी केमिकल के साथ मैं वाटर मिला दूं तो एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ये बोलता है एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो चेंज ऑफ स्टेट। सेकेंड है चेंज ऑफ कलर। क्या है सेकेंड? चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज के लिए आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट यूज किया है। आयरन नेल्स, कील, उसको अगर एक सॉल्यूशन में डाला जाए, ठीक है, एक किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए, तो हम देखेंगे थोड़े टाइम के बाद सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ये जो कलर चेंज है ये प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है कि अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आयरन नेल के उसको एक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, किस सॉल्यूशन में? किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। चेंज क्यों होगा? क्योंकि मेटल विल रिएक्ट विथ द एसिड, और एसिड और मेटल के रिएक्शन से चेंज ऑफ कलर देखा जा सकता है बहुत ही इजीली। क्लियर है बेटा ये आपको यहां तक का? वेरी गुड। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, या गैस इवॉल्व होती है तब हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। थर्ड होता है जब गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब गैस बाहर निकले, तब हम लोग कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का कंबशन ले लो, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर किसी भी चीज़ का कंबशन हो रहा है मतलब धुआं उठता है। धुआं उठने का मतलब आग लगी कहीं, वो डायलॉग सुना होगा तुम लोग ने, कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। वो धुआं उठ रहा है इज नथिंग बट गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। आप लोग ने हाइड्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं याद दिला दूं। अगर पानी में से हम लोग प्योर वाटर में से करंट पास करते थे, H2O में से करंट पास करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, तो क्या देता था? हाइड्रोजन गैस देता था और ऑक्सीजन गैस देता था। ये गैसेस छुट्टी हो जाती थी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। तो ये हुआ एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये लिक्विड स्टेट में था, स्टेट चेंज भी हुआ, गैसियस स्टेट निकला, और ये गैस बाहर बबल्स के फॉर्म में निकलने लगती थी इलेक्ट्रोड से। ये हम लोग ने देखा है 9th स्टैंडर्ड में, सिर्फ नाम याद नहीं है। फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हमारे रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ हीट गेन कर रहा है या तो लॉस कर रहा है। ईदर ऑफ वे हम लोग उसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वाले रिएक्शंस को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या तो थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। इन रिएक्शंस में टेम्परेचर कम और ज्यादा होते रहता है। और ये सारे ही लॉ किससे गवर्न होते हैं? लॉ ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो भी रिएक्शंस हो उसमें हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगी चीज,
ठीक है, हमेशा क्या रहेगी, बैलेंस। अगर इधर 5 kg है तो इधर भी 5 kg ही होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन लिखना कैसे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हमें पता चल गया, केमिकल रिएक्शन कब होता है वो भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता लगाना है, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे, हमें क्या पता लगाना है बेटा, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे। तो एक केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें सारे एलिमेंट्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए। सही फॉर्मूला नाम से अगर नहीं पता चलता, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला, क्लोरीन का फॉर्मूला, ब्रोमीन का फॉर्मूला, ठीक है, अगर इनके फॉर्मूले नहीं पता तो आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर नहीं कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में 50 फॉर्मूले दिए हुए थे, अगर अभी भी याद नहीं किया है तो याद कर लो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो एक केमिकल रिएक्शन लिखते कहते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का वो 2 मार्क का क्वेश्चन भी है। एक मैग्नीशियम रिबन को अगर ओपन एयर में बर्न करें तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन फ्लेम के साथ, व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा अगर वो प्योर होगा। ठीक है, अगर वो प्योर होगा कैसे चलेगा, व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन सारी दे दी, अब मैं बोल रहा हूं इसका केमिकल रिएक्शन लिख के दो। क्या बोल रहा हूं, केमिकल रिएक्शन लिख के दो। तो आप इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिख के दोगे, मैं आपको वो दिखाता हूं। मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ये है सॉलिड। ठीक है, मैग्नीशियम होता है Mg और ये है सॉलिड। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, कंबर्शन हो रहा है। कंबर्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई चीज़ होती नहीं है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ कंबर्श होती है। वो क्या देगा, MgO2। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 होता है, लेकिन ये चीज़ मैंने पूरी सही नहीं लिखी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पूरी सही नहीं लिखी है। ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कहलाएगा, बट फिर भी ये चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, बिकॉज LHS में जो एटम्स है वो RHS के एटम से मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन दिखा है, तो ये बैलेंस नहीं है। ये क्या चीज़ नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए IMP है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखना। इसका सबसे इजी और टेक्स्ट बुक का मेथड है बॉक्स टाइप मेथड। हम हमारे इक्वेशन जो हमें दिया हो उसको वापस लिख लेंगे, Mg को बॉक्स में डालेंगे, प्लस O2 इसको भी बॉक्स में डालेंगे, गिव्स MgO इसको भी एक बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। ओके, अब हम लोग इनके एटम्स गिनेंगे सबसे पहले बिफोर बैलेंसिंग। ठीक है, बिफोर बैलेंसिंग हम इनके एटम्स गिनेंगे और सारे एलिमेंट्स के नाम छुट्टे लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड के भी और प्रोडक्ट साइड के भी। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो हमारे पास है पहला एलिमेंट Mg, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास Mg, सेकेंड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बैलेंसिंग देखेंगे। यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है 1, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है 1, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है 1, तो ये बैलेंस नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसके लिए अब इसकी बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। हमेशा बैलेंसिंग करनी हो ये भी जरूरी नहीं, कुछ केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड ही होते हैं, बट अगर बैलेंसिंग करनी पड़े, जो क्वेश्चन आता ही 99%, तो बैलेंसिंग करने के लिए बॉक्स मेथड यूज करते हैं। सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिए मैंने। ठीक है, सॉरी, सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह G लिख दिया था। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिया मैंने। अब सारे एलिमेंट्स के एटम्स लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं इनको बैलेंस करूंगा। अब बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए 3 बेसिक रूल। सबसे पहले जहां पे सबसे ज्यादा एटम हो वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी होती है। फर्स्ट क्या रूल है, सबसे ज्यादा एटम्स जहां हो वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी होती है, फर्स्ट रूल। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकेंड चीज बैलेंसिंग में याद रखो, गैस को कभी भी छुट्टा नहीं छोड़ते। गैस हमेशा ट्राई करो O2, H2, Cl2, जो डायटोमिक गैस है उनको हमेशा 2 के फॉर्मेट में रखो। ठीक है, तो क्या है, बैलेंस्ड रहेगा, सिंगल नहीं रह सकता, हमेशा उसको बैलेंस करना होता है। O2 अगर O लिखा हो तो O2 लिखना ही पड़ेगा, ये रूल है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, ये बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को यहाँ पे O2 लिखना जरूरी है, तभी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 है, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई किया मतलब पूरे उसमें मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो Mg में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, बट अब यहाँ पे ये दोनों तो 2 हो गए, बट यहाँ पे मैग्नीशियम 1 रह गया। तो कुछ नहीं, मैं मैग्नीशियम में भी 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैग्नीशियम में भी हो गया। सब देखो बैलेंस हो गए। LHS इज इक्वल टू नाउ RHS, ये कहलाती है बैलेंसिंग, यही कहलाती है बैलेंसिंग, ठीक है। हाँ, कुछ ज़्यादा पसीना हो रहा है, दिख रहा होगा शायद वीडियो में, क्योंकि आज यहाँ का AC खराब हो गया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और मस्त गर्मी का सीज़न है, ओके। चलो एक और केमिकल का हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं ऐसे ही। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। व्हाट? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया होगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H plus Cl gives HCl, ठीक है। अब HCl तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, चलेगा, बट हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम पहले इनके आगे बना देंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे इनके साथ? बॉक्स, और हम इनकी बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हमारे मटेरियल्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम में देख लो, प्रोडक्ट में देख लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। सर सब बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत है नहीं बेटा, यहाँ पे बैलेंस नहीं है चीज़। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डायटोमिक गैस से छुट्टी रह ही नहीं सकती, तो इनके साथ मेरे को 2 लिखना जरूरी है। इनके साथ क्या लिखना जरूरी है? 2। तो ये अब तो हो गया बैलेंस। बट सर यहाँ पे तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो एक एक क्या करें? कुछ नहीं यार, राउंड नंबर में मल्टीप्लीकेशन करना है, होल नंबर में होते हैं, पता ही हमें, तो होल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया ना। RHS इज इक्वल टू LHS, बैलेंसिंग हो गई। इतनी ईजी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में खाली मल्टीप्लाई करके LHS इज इक्वल्स टू RHS करना होता है। 9th स्टैंडर्ड में LHS RHS की बैलेंसिंग आपने सीखी है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे उसको केमिस्ट्री में यूटिलाइज करना है, ठीक है मेरे बच्चों। ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। अभी जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, पीछे मैंने 12-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, ओके। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही अच्छा और इजी सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल हमारे पास 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इन 5 रिएक्शंस के टाइप्स और इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने को बोल दिया जाता है कि कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस करने के बाद बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क में, ठीक है। तो अभी सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सबसे सिंपल और इजी टाइप का रिएक्शन है। मान लो एलिमेंट A एलिमेंट B के साथ जुड़ जाए तो हमें मिलेगा एलिमेंट C, ठीक है। यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीजें कंबाइन होके एक नई चीज फॉर्म करे, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस विल गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं बताया, बता देता हूं। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। आपको टाइप्स नहीं पूछे जाते, फिर भी आप जान लो, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट ही एक्सप्लेन किया, बट 3 टाइप होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी है। एक बार CBSE में पूछ दिया गया था टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चे एग्जाम्पल्स लिखे जा रहे थे। तो टाइप्स क्या है? एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपाउंड कंपाउंड केमिकल कॉम्पोजिशन एंड एलिमेंट और कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 3 टाइप के हैं, तीनों टाइप आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जैक्टली उल्टा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जैक्टली उल्टा
डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है हमारा दूसरे टाइप का रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हमारा है एग्जैक्टली इसका अपोजिट टाइप का केमिकल रिएक्शन है। जो ये टाइप का केमिकल रिएक्शन, इसमें एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या एक रिएक्टेंट होता है LHS में, और RHS में हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं। एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको ऐसा समझना है, ठीक है। ये था बेटा हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। मान लो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मिले और हीट प्रोड्यूस करते हुए कोई तीसरा प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। जैसे कि केमिकल A प्लस केमिकल B गिव्स केमिकल C एंड हीट, क्या देगा ये? हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां पे जब लिखते हो ये कैटलिस्ट हो जाता है, बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हीट इसमें बाहर निकलने वाली है केमिकल रिएक्शन में। एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, चूना। घर में चूना जो लगाते हैं उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, ठीक है। एक सॉलिड चूना का पत्थर होता है जिसको कि एक तड़ागे में मेटालिक पॉट के अंदर मिलाया जाता है। वो मेटालिक पॉट में क्यों मिलाया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो मेटालिक पॉट में इसके लिए मिलाया जाता है बच्चों, क्योंकि मेटालिक पॉट हीट झेल सकता है। प्लास्टिक का पॉट होता तो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। जब इस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? जब प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो, जब प्रोडक्ट में हीट आए ना, यहां पे अगर हीट हो प्लस हीट तो कहलाएगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसा? EXO, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। मम्मी गैस चालू करती है, मीथेन, इथेन, कोई भी टाइप की गैस होती है। गैस को जलाते हो, आपको हीट निकलती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी भी निकलता है। मीथेन अगर जलाओगे पर्टिकुलरली तो मीथेन गैस जलाई जा सकती है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब याद रखना, मीथेन क्या है? कंपाउंड है CH4, ठीक है। प्लस वो किसके साथ जलती है? ऑक्सीजन के साथ ही कोई भी चीज जलेगी। ऑक्सीजन के साथ चीज जल रही है। क्या हो रहा है? चीज जल रही है। ये दोनों गैसेज हैं, ये दोनों क्या हैं? गैसेज हैं, ठीक है। अब जब ये जलेगी तो क्या फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस H2O। क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है? दूसरी H2O। 2H2O लिक्विड के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी मैंने बताया था। और ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो बाहर हमें क्या मिलती है? इसके साथ एक बड़ी ही जरूरी चीज मिलती है, हीट, जिससे कि हमारा खाना पचता है, जिससे कि हमारा खाना पचता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? हमारा खाना पच रहा है, ठीक है। ऐसे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन कैसे सर एक्सोथर्मिक हो सकता है? अभी बायोलॉजी के 6th चैप्टर में आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा डाइजेशन, रेस्पिरेशन। उसमें आपको ग्लूकोज का एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया गया होगा जिसमें कि ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2 क्या देगा? ठीक है, ये देगा हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सी दो चीजें देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर सर ऐसे कैसे निकलेगा? कार्बन, तो कौन सी दो चीजें देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है। 6 है तो 6CO2, 6 2 12 सेट हो गया, ये 6 सेट हो गया, प्लस H2O। हाइड्रोजन कितना है? 12 है, 2 दूनी 6, ठीक है, सेट हो गया।
ये दोनों एक्वस फॉर्म में होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। हम कुछ भी खाते हैं, मान लो आपने अभी ब्रेड खाया और नाश्ते में, तो ब्रेड जो आपने खाया वो आपके पेट में जाके ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा होगा। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमारे पेट में एक टाइप की भट्टी है, एनर्जी है, कांस्टेंट गर्मी, हमारा पेट हमें खाना एनर्जी देता है बोला जाता है। क्या कर रहा है हमारा पेट, इस फॉर्म के साथ हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। इसीलिए जो लोग फुटबॉलर्स होते हैं, वो लोग वर्कआउट करते हैं तो लोग पतले होते हैं, और तुम्हारे सर जैसे लोग जो बैठे रहते हैं थोड़े से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ये रिएक्शन स्लो हो रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो लेकिन आपको पता नहीं, सब्जियों का सड़ना, वो भी ऐसा ही रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दो टाइप के रिएक्शन है, दोनों थर्मल रिएक्शन है। ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में ना हीट इस साइड पे होगी, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड पे होगी। जैसे एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साइड है, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के साइड होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकंड है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हमारा है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में चीजें टूटती हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन में चीजें टूटती हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में बेटा चीजें टूटती हैं मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का, ठीक है। फेरस सल्फेट, क्या चीज? फेरस सल्फेट, Fe। फेरस मतलब आयरन होता है, फेरस मतलब आयरन, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, ठीक है। मैं 2 पहले लिख देता हूं, मुझे पता है क्योंकि इसकी बैलेंसिंग होगी। सॉलिड फॉर्म में जब इसको हीट किया जाता है, अब हीट अगर यहां पे लिख रहा हूं ना तो हीट कैटलिस्ट है, ना ये एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक। कहां पे लिख रहा हूं? यहां पे लिख रहा हूं। तो हीट कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है लेकिन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन, वो रेट कम या ज्यादा कर देता है। रेट मतलब स्पीड, ठीक है, टाइम कम या ज्यादा होगा कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है। तो हीट यहाँ पे कैटलिस्ट है। जब इस चीज को मैं हीट करता हूं तो ये चीज ड्राई आउट होना चालू होती है और वाटर लॉस करती है, और वाटर लॉस करके ये चीज फेरस सल्फेट से चेंज होके फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में बदल गई। 2 का 2 यहां पे आ गया, O4 का O3 यहां पे आ गया। अब भी सल्फर और ऑक्सीजन के बाकी हैं तो वो भी मिलेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये गैसियस फॉर्म में मिलेगी। और इसके साथ हमें एक और गैस मिलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या मिलेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में बदल गया। कितने प्रोडक्ट में बदल गया? 3 प्रोडक्ट में बदल गया। तो रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में बदल रहा है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी का उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 1, 2, 3 n नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, एक से ज्यादा मतलब 1 या 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जोड़ के एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए। कंपाउंड, एलिमेंट, कॉम्बिनेशन। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं प्रॉपर। डीकंपोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, या तो उसको सिंपल साइंटिफिक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस वो होता है प्रोसेस जब क्या किया जाए, कभी भी करंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। इस टाइप के डीकंपोजिशन में एक एनोड और एक कैथोड होता है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक बड़ा ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन बता देता हूं आपको। एक जार ले लें अगर हम, और उसके अंदर कोई एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया जाए और उसके साथ एक एनोड और एक कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और जब हम लोग वहां से करंट पास करें इस बैटरी में से, तो करंट इस लिक्विड सॉल्यूशन में से भी पास होगा। और अगर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज को हम मिला दें
तो वो चीज़ एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होने लगती है। यही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कोई चीज डीकंपोज हो तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर आपको दिखाता हूं। H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ क्या है? पानी है, H2O, ठीक है। H2O पानी, इम्प्योर पानी, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। बारिश के दिनों में आपको झटका लगता है कई बार, वो इसके लिए लगता है क्योंकि दीवार पानी सोख रही होती है, इसकी वजह से करंट पास होने लगता है, ठीक है। तो H2O इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट विच टाइप ऑफ H2O? इम्प्योर H2O। प्योर H2O कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, ठीक है। ये क्या देगी जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करेगा और 2H2 गैस के फॉर्म में और O2 गैस के फॉर्म में रिलीज करेगा, ठीक है। O2 और 2H2O गैस के फॉर्म में रिलीज करेगा। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का ये भाई है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या है उसका भाई? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, या तो फोटोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्मल फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या तो फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। ये भी एक टाइप का डीकंपोजिशन रिएक्शन है। आज से कुछ साल पहले कैमराज होते थे, कैमरा की रिल को कभी भी धूप में नहीं निकालने के लिए बोलते थे वरना रिल खराब हो जाएगी। एक्चुअल में फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन हो जाता था। क्या होता था? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन हो जाता था। मान लो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, AgCl सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, 2AgCl सॉलिड फॉर्म में, और ये लाइट से एक्सपोज हुई है। क्या हुई है? लाइट से एक्सपोज है। जहां पे यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये लाइट से एक्सपोज है, इसको खुली धूप में रख दिया मैंने गलती से, तो ये क्या दे देगा मेरे को? सिल्वर फॉर्म करेगा अलग से, और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। क्या होगी? क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। क्लोरीन गैस हवा में उड़ गई और मेरे को सिल्वर सॉलिड फॉर्म में काला कलर का दिखाई देने लगेगा। ये हो गया फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो क्योंकि एग्जांपल्स पूछते हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक जन को हटा करके उसकी जगह किसी दूसरे को दे दी गई। सिंपल भाषा में मान लो कोई एलिमेंट A है, वो रिएक्ट करे किसी एलिमेंट BC के साथ, तो उस एलिमेंट A ने C को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। एलिमेंट A ने क्या किया? C को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह से उसको हटा दिया, और वो एलिमेंट बन जाएगा AC+B। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा है। एक 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है इसी से। अगर एक आयरन नेल को, ठीक है, एक आयरन नेल को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें, ठीक है, एक आयरन नेल को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें, और इस टेस्ट ट्यूब हम लोग बेटा इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दें। क्या डाल दें इसके अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इस आयरन नेल को डाल दें, ठीक है। ये आयरन नेल जो है वो मान लो जिंक की, प्योर जिंक की, किसकी? Zn, ठीक है, सॉलिड आयरन नेल जिंक की है। और कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्यूशन है, CuSO4, ठीक है, CuSO4 लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएंगे, और जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जब हम लोग डालेंगे तब ब्लू कलर का होगा। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। जब ये रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तब वो ब्लू कलर का होगा। अब इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हम कलर चेंज का भी रिएक्शन देखेंगे। जो सॉल्यूशन होगा अंदर, जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा इस आयरन नेल के साथ और वो बना देगा जिंक सल्फेट, ठीक है। वो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और यहां पे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे जो हमें केमिकल मिलेगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। जो केमिकल होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपको रिएक्शन दिखा देता हूं।
Zn जिंक हमारा सॉलिड जो नेल है वो एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है। ये रिएक्ट करके देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को छुट्टा कर देगा, Cu को छुट्टा कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और छुट्टा कर देगा, ठीक है। और बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 जो अब हमारा फॉर्म होगा ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे भी मैं आपको समझाने के लिए एक्वस सॉल्यूशन लिख देता हूं। ये एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस मतलब वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होगा और उसके साथ मेरे को मिलेगा कॉपर। क्या मिलेगा? कॉपर। कॉपर जो हमें एलिमेंट मिल रहा है, कॉपर जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। जिंक पहले सॉलिड था, कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एल्यूमिनियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, लेड ले लो, कोई भी एक केमिकल किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओगे, रिएक्शन होगा और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम अगर कॉपर सल्फेट के साथ करेगा तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? आयंस के बीच में। इसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। उसका रीजन है आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन छुट्टे होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की प्लेस ले लेते हैं, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मेशन जो होता है AB प्लस CD विल गिव AC प्लस BD। ये इसका सिंपल रिएक्शन फॉर्म है, ठीक है। B और D कोई आयन होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, वो दोनों पेयर बना लेंगे। A और C दो आयन होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये दोनों पेयर बना लेंगे। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये लोग पेयरिंग कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की, ठीक है। इस तरीके से पेयरिंग कर लेते हैं आयंस एक दूसरे के साथ। ये जनरली एक और टाइप के रिएक्शन कहलाता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉलिड्स जब किसी भी लिक्विड में दिखते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे कि अगर सिल्वर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम लोग सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एक सॉल्यूशन ले, ठीक है, किसका सॉल्यूशन ले? एक बीकर के अंदर NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले, ठीक है। किसका एक्वस सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और उसमें हम लोग AgNO3 ऐड कर दें, AgNO3 ऐड कर दें। क्या ऐड कर रहे हैं? AgNO3 ऐड किया मैंने, तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो प्रेसिपिटेट होगा वो कहलाएगा AgCl और अंदर जो सॉल्यूशन रह जाएगा वो जो बचेगा वो रह जाएगा NaNO3, ठीक है। रिएक्शन दिखा देता हूं आपको इसका। AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे Ag क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव होता है, Ag के ऊपर पॉजिटिव होता है, ये दोनों दोस्ती कर लेंगे, AgCl फॉर्म हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों दोस्ती फॉर्म कर लिए। प्लस जो बचा Na, सोडियम पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव होता है, ये दोनों दोस्ती कर लेंगे, NO3 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रेसिपिटेट है। ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाता है। आयनिक रिएक्शन होता है ये। आयनिक रिएक्शन में आयंस, दोनों आयंस अपनी जगह छोड़ के दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक B डिस्प्लेस होके D के साथ जुड़ गया है और एक C डिस्प्लेस होके A के साथ जुड़ा है, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भाई। क्लियर? गुड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या जब दोनों साथ में होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीजन रिएक्शन में जुड़ जाए।
हमारा एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड, रिडक्शन में ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट। और दोनों रिएक्शन अगर साथ में, ऑक्सीजन का एडिशन और ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्शन, दोनों चीज अगर साथ में हो रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, ठीक है, क्या चीज, C प्लस O2 गिव्स CO2। यहां पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रिडक्शन देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो एनर्जी लॉस करेगा। कहीं पे भी एनर्जी इक्वेशन होगा तो वहां पे रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन, दो में से एक चीज हो रही होगी। ठीक है, रेडॉक्स के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं और रेडॉक्स एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे दिए हैं। CH4 क्या चीज़, CH4 गैस के फॉर्म में होती है जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है। मीथेन गैस जब हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबर्स होती है, सिंपल कंबर्शन ऑफ मीथेन गैस इसको बोल सकते हो। CH4 प्लस 2H2 गिव्स, बट ऑब्वियस है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, प्लस H2O। अभी यहां पे 2 है, यहां पे बैलेंसिंग करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ध्यान दो, यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस, तो यहां पे रिडक्शन हो गया। यहां पे कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन। और ये दोनों साथ में एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए पूरा रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा जैसे इस वाले केस में तो खाली ऑक्सीडेशन, अगर सिर्फ रिड्यूस हो रहा होगा तो खाली रिडक्शन। क्लियर है, वेरी गुड। लास्ट 2 टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के बड़े इंपॉर्टेंट बाकी बचे हैं, करोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, करोजन को बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। करोजन रिएक्शन, करोजन रिएक्शन बेसिकली रस्ट को कहते हैं, जंक लगने को कहते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर जंक लग जाता है, रस्ट लग जाता है तो हम कहते हैं कि इसका करोजन हो गया। उसी रिएक्शन को करोजन रिएक्शन कहते हैं। करोजन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें कि मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म कर देता है। मेटल का जब ऑक्सीडेशन हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ऑक्सीडेशन, जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं करोजन। बारिश के दिनों में आपके घर की जालियों पे देखना, ग्रिल्स पे देखना, रेड कलर की एक लेयर फॉर्म होने लगती है, पपड़ी निकलने लगती है। वो पपड़ी और कुछ नहीं है, क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, रस्ट लग रहा है, जंक लग रही है। बड़ी सिंपल भाषा में इसको प्रिवेंट करने के लिए पेंट, ऑयल, ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन, 10 मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम लोग अपना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रैंसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ऑयल में होता है। रैंसिडिटी कहां पे होता है, ऑयल। ऑयल का आपको केमिकल फॉर्मूला तो बताया नहीं गया है और ऑयल का केमिकल फॉर्मूला आपको यहां पे बताया भी नहीं जाएगा। आपको ऑयल का केमिकल फॉर्मूला बताया जाएगा 11th-12th में। यहां पे खाली आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है। जब ऑयल खराब हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, जब ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तब हम लोग कहते हैं कि ऑयल रैंसिडाइड हो गया, ठीक है, या तो रैंसिडिटी प्रोसेस हो गया। ऑयल का खराब होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। आपको एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, लेस और बालाजी, ठीक है, 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट चिप्स बेचते हैं। ओके, दोनों प्रोडक्ट्स चिप्स बेचते हैं, आलू के चिप्स। लेस के अंदर गिन के 4-5 टुकड़े होते हैं, जबकि बालाजी के अंदर 10-12 टुकड़े होते हैं। बालाजी और लेस दोनों 10-10 रुपये का मिलता है, बट इतना क्वांटिटी में फ़र्क क्यों? क्वांटिटी में फ़र्क होने का रीज़न ये है कि लेस क्वालिटी मेंटेनेंस करता है। लेस को अपना क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होता है। क्वालिटी और स्टैंडर्ड अमाउंट से कैसे रिलेटेड है वो बताता हूँ। जब लेस को पैक किया जाता है, मजाक उड़ाया गया था उसका कि उसके अंदर हवा होती है। एक्चुअल में उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ठूसी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों ठूसी जाती है? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है, और जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को कट ऑफ करती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाता। इसके लिए लेस खराब होने में 8 से 10 महीने लेता है।
जबकि बालाजी बहुत सारे चिप्स ठूस देते हैं, बहुत सारी चिप्स की वजह से अंदर हवा नाइट्रोजन गैस कम भरी जाती है। जब नाइट्रोजन गैस कम भरोगे तो बट ऑब्वियस उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए रैंसिडिटी को रोकने के लिए फूड को, किसी भी फूड को करोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं रैंसिडिटी को रोकने के लिए। आप एक दिन की बासी पूड़ी खाओ, देखो आपका पेट खराब हो जाएगा। पकोड़े तल के सुबह के शाम को खा लो, आपको अजीब लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल तुरंत खराब होता है, ऑयल तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। बट वही अगर हम लोग टाइट कंटेनर के अंदर एयर सील करके वैक्यूम प्रेशर से क्रिएट करके करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा ये चैप्टर। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर देना। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज दोस्तों शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। मेरे फॉलोअर्स कम दिख रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ाओ और बड़ी प्लीज। थैंक्स।